नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। बिहार की राजधानी पटना में पिछले दिनों शेल्टर होम कांड हुआ, जिसे सेक्स कांड के रूप में भी कहा जा रहा है। एक लड़की जो पटना के गाय घाट शेल्टर होम में रहती थी, वह निकलकर बाहर आई और उसने जो अपनी कथा, अपनी कहानी, अपनी दुर्दशा सुनाई, उसके बाद देश सकते में रह गया। लेकिन वहां की सरकार जो डबल इंजन की है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। अलबत्ता उसने एकाएक समाज कल्याण अधिकारियों को भेजा और उन्होंने तुरंत रिजल्ट दे दिया कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि असल में उस लड़की के साथ क्या हुआ, अभी तक की क्या प्रगति है, जबकि हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है इस मामले को, और उसके बाद की प्रगति क्या है। इन सारी बातों को जानने के लिए हमारे साथ उस संगठन के लोग हैं, महिला विकास मंच के, जिन लोगों के जरिए वो लड़की न्याय की बात करने या अपने हक और हकूक अधिकार को मांगने बाहर आई और जो उसने पूरे देश को कथा सुनाई। जी कल जब संज्ञान ले लिया हाई कोर्ट ने, उसके बाद क्या एफआईआर दर्ज की है वहां सरकार ने? जी नहीं, एफआईआर अभी तक नहीं हुआ है। जी, क्या कहा अभी क्या तक गया, कोई बयान? नहीं, मेरी कोई भी ऐसा कुछ भी बात अभी नहीं आई है सामने कि एफआईआर दर्ज अभी नहीं हुआ है। इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। जबकि कल तक हम लोग महिला थाना 2 बार गए थे एफआईआर कराने के लिए। कल भी गए, संडे को भी गए, लगातार तो जा ही रहे हैं। कभी महिला थाना गए, कभी डीएम सर के पास गए। तो मतलब कानूनी तौर पे अभी कुछ भी एक्शन नहीं मतलब लिया गया है इस मैटर पे। सुनने में आया कि डीएम का जो रवैया है, जो वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, उनका जो रवैया है वह बहुत बेहतर नहीं रहा है पूरी इस प्रक्रिया को लेकर, पूरी इस घटना को देखिए, ये लेकर। उनका अपना निजी सोच होगी, या उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन किया था उस आधार पे उन्होंने हम लोगों को बताया। अब बस उनसे सिर्फ एक ही गलती हुई है, जो बीइंग एक इंटेलेक्चुअल पर्सन मैंने जो नोटिस किया वो ये किया कि मतलब उन्हें बस एक बार पीड़िता को जब हम लेके गए थे तो एक बार वो मिल लेते और सुन लेते। उन्होंने बस उसकी निजी जीवन की स्टोरी बता के और हमें वहां से भेज दिया और कहा कि जो आप कंप्लेन करनी है आप रिटर्न में कर दीजिए। नेक्स्ट डे हमारी कंप्लेन हुई भी वहां पे हमने कंप्लेन दर्ज कर दिया था। डीएम ऑफिस में रिसीव हुआ हमारा कंप्लेन लेटर। लेकिन हाँ, कुछ उनका था, पता नहीं क्यों, ये इंटरनल मैटर है, बहुत सारे क्या बोले। अब शिकायत करने से तो अच्छी बात नहीं है ना, इसलिए कोई बात नहीं। उन्होंने जो बोला वो उनकी अपनी सोच थी। भाई, कल हाई कोर्ट ने कहा है, बकायदा मुख्य न्यायाधीश जो आपके राज्य के हैं, संजय करोल साहब, उन्होंने कहा है, उसके जी बावजूद अब तक एफआईआर नहीं दर्ज हुई है। जाहिर तौर पर एफआईआर अब तक हो जानी चाहिए थी। यह टाल मटोल क्यों है फिर? देखिए, ऐसा है कि मैं अभी इस पे कुछ भी बहुत ज्यादा, क्योंकि न्यायालय जहां बीच में आ गया, और बहुत अच्छा लगता है कि मतलब हमारे न्यायाधीश को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि जहां किसी ने हमारी बात नहीं सुनी, वो दूर बैठे मतलब हमारी फीलिंग्स को उन्होंने समझा और मामले को संज्ञान में लिया। और अब मुझे लगता है कि आएगा, ऐसा नहीं है कि अब वो लोग एक्टिव नहीं होंगे। अब एफआईआर के लिए भी एक्टिवनेस आएगा और सारी चीजों के लिए भी बातें होंगी। ऐसा नहीं है कि वो लोग अब ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि प्रेशर है ना ऊपर से। अब तो न्यायालय का मामला है तो प्रेशर तो आ ही गया उन लोगों के ऊपर। तो सब लोग एफआईआर के लिए आएंगे, ऐसा नहीं। थोड़ा वेट कर रहे हैं, देख लेते हैं। अच्छा, ये जो पीड़िता है, थोड़ा उसके बारे में बताइए कि ये कैसे आप लोगों तक संपर्क की, कैसे मिली, क्या हुआ, पूरा इस घटनाक्रम की एक छोटी सी जानकारी संक्षिप्त में। देखिए, 29 तारीख के दोपहर में ये बच्ची हमारे कार्यालय में आई थी। ये काउंसलिंग के, एक मेड इसको लेके आई थी काउंसलिंग के दरमियान। पीड़िता का काउंसलिंग किसी और मैटर पे हो रहा था। इसी दरमियान काउंसलिंग थोड़ा आक्रोशित हुआ। वो जॉब के लिए भटक रही थी, काम के लिए भटक रही थी। पीड़िता शादी करके अपना जीवन बसाना चाहती थी। हम लोग उसको समझाए कि बेटा पहले कुछ कर लो। इस दरमियान उसकी जो एक्टिविटी थी, जो हम लोग रीड कर रहे थे, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे काउंसलिंग में। हमारी राष्ट्रीय टीम थी, अरुणिमा जी, उषा जी, बहुत सारे एडवोकेट्स थी, मीनू जी खुद भी थी, नहीं मीनू नहीं थी, और इंदिरा जी। ये सब नॉर्मल काउंसलिंग हो रहा था। लेकिन अचानक से पीड़िता का थोड़े थोड़े देर पे उग्र व्यवहार आ जाता था। तो वो जो उसको नशे की जो आदत थी, और हमें ये क्लियर हो गया था कि वो एडिक्टेड है, वो तो फिगर से पता चल जाता है काउंसलिंग के दरमियान।
तो अचानक उसको ये फील हुआ कि यहाँ पे मामला उग्र होके वो बहुत कांपने वापने लग रही थी काउंसलिंग के दरमियान अचानक से। तो हमें लगा ऐसा क्यों कर रही है। फिर इसके मुंह से अचानक रिमांड होम का नाम निकल गया कि बचपन से कहाँ आई, कैसे हुई, क्या हुई, नहीं नहीं मैं चली जाइए। तो रिमांड होम का नाम निकलते थोड़ा सा हमारा कान वो हुआ कि क्या हुआ था, लेकिन इसने कुछ भी नहीं बताया। बस ये बोल रही थी हमें जाने दीजिए, हमें छोड़ दीजिए, हमें आप लोगों से नहीं मिलना, बस हमको नहीं चाहिए काम वाम, ये सब बोल के उसने। फिर अचानक से मुझे कुछ मामला गड़बड़ लगा तो मैंने गांधी मैदान थाना को फोन किया आप लोग चलिए क्या मामला है। तो मैं गई, पूरी टीम गई वहां। मीनू गुप्ता जो एडवोकेट थी वो भी पहुंची थाने में, क्योंकि उनकी मेड मतलब उनके उसमें कोई मेड है, उनके थ्रू वो आई थी। तो सारे लोग पहुंचने के बाद थाने में तरह तरह की बातें बोलने लगी। तब बहुत गुड फेथ में हम लोगों ने साइड में अरुणिमा जी ने ही लिया, गोद में उसको बैठाए, फुसलाए, सीने से लगाए कि बेटा इतना क्यों घबराई, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा, बताओ। देखने में तो लगे लेकिन चूंकि उसका ग्रोथ ऐसा हो गया, पहले की तस्वीरें हम लोगों ने देखी है, बहुत ही हेल्दी वेल्दी स्वीट सी बच्ची दिखती है फोटो में, तो उसका ग्रोथ मतलब ऐसा हो गया एडिक्शन के कारण, तो वो बर्बाद फुली हो चुकी थी बॉडी वाइज। इवन बहुत कष्टदायक उसका रहा। उस डीएम साहब मतलब समाज कल्याण विभाग का जो रिपोर्ट आया है वो गलत नहीं आया है। जैसे डीएम साहब ने कहा कि भाई उसका पति छोड़ दिया, वो उसके बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई थी, ये वो ब्ला ब्ला, वो एक दूसरा पार्ट था, उसका निजी जीवन पे हम डिस्कस करें। लेकिन हमारा मतलब ये था कि वो ले लीजिए कंप्लेन। तो वहां गांधी मैदान थाना नहीं कुछ सुने, उन्होंने कहा कि आप जो है महिला थाना ले जाइए इसको। तो उसी वक्त मैंने एसएसपी साहब को सारी चीजों का, तब जब गुड फेथ में लड़की आ गई तो वो जो वीडियो वायरल आप देख रहे हैं जिसके आधार पे समाज कल्याण विभाग ने रिपोर्ट बनाई है, वो वीडियो मेरे ही कैमरे से लिया हुआ था। मुझे लगा कि पता नहीं थाना में क्या होगा नहीं होगा, हमने ऐसे नॉर्मली कुछ नहीं पता था मामला क्या, एक वीडियो बना लिया, बेटा बता दो, कसम से हम तुम्हारा साथ देंगे। पहले वो हम लोगों से कसम खिलवाई सारे लोगों की, साथ दीजिएगा तब हम बताएंगे सारी बात, क्योंकि उसको एक डर था कि हम लोग फिर रिमांड होम भेज देंगे वापस से। ये और सही बात, हम भेज भी देते उसको, ऐसा नहीं था। हम कहाँ लेके घूमते, हमारे पास हमारा जो महिला विकास मंच वो एक ट्रस्ट है और हमारे बायलॉज में ये लिखा हुआ है कि हम एक शेल्टर मतलब इस तरह का अनाथ आश्रम बना सकते हैं, लेकिन हमारा पास ऐसा कोई प्लानिंग अभी है नहीं, तो हमारे पास व्यवस्था नहीं है। बच्चियां आती हैं, काम करना चाहती हैं, इतने हजारों मेंबर है, किन्हीं के घर पे रखवा दिए, काम करवा दिए, वो सब हम सपोर्ट कर देते। फिर वहां से वीडियो मैंने एसएसपी साहब को भेज दिया तुरंत कि सर ऐसा ऐसा मामला है प्लीज। तो उन्होंने तुरंत कहा कि आप महिला थाना कंप्लेन लेके चले जाइए। कंप्लेंट महिला थाना, नेक्स्ट डे संडे था, संडे को हम महिला थाना लेके गए उसको। वहां मैडम ने आधा घंटा उससे पर्सनली भी सुना, लेकिन फिर उन्होंने कहा आप जो मैटर सुनने के बाद वो बोली कि आप जो है बच्ची की तो बातों का उतना नहीं कर सकते, आप लोग अपने लेटर हेड पे कंप्लेन दे दीजिए, ये डीएम सर के अंडर का मामला है, आप लोग डीएम सर के पास लेके चले जाइए। फिर संडे था, डीएम सर मिलते नहीं। मंडे को हम लोग पूरी दिन भर उनके ऑफिस में फोन करते रह गए। शाम को 4 बजे हमें समय मिला डीएम साहब से मिलने का। वहां पहुंचते पहुंचते 4:45 हो गया। बच्ची भी गई, 5 मेंबर्स भी हमारे साथ में गई, 4 लोग हम लोग अंदर गए। इस केस की लीगल एडवाइजर भी साथ में अंदर गई। बच्ची को बाहर वेटिंग रूम में रखा गया, डीएम साहब मिले। मिलने के बाद जो बातें हैं वो आप लोगों को पता है क्या बातें हुई हैं। बस थोड़ा सा दुख हुआ कि मुझ जैसी महिला, जो सारा देश जानता है कि मैं रियली एक बहुत ईमानदार समाज सेवी के रूप में आना चाहती हूँ, दाल रोटी कमा के खाने वाली महिला हूँ, तो बोले पॉलिटिक्स मत कीजिए आप लोग। पॉलिटिक्स वर्ड सुन के ना थोड़ा, ठीक है मैं उनसे बहस नहीं कर सकती थी, मैंने कुछ भी नहीं बोला उनको। उसके बाद मेरे मुंह से एक बात निकली थी, क्योंकि मामला बहुत संगीन था और इस वक्त तक हमारे पास बहुत सारे, इतने देर में संडे तक और मंडे के शाम तक में दिन भर में हमारे पास बहुत कुछ आ चुका था, बहुत कुछ। तो मुझे लगा भाई सरकार का ये मैं अपनी पर्सनल फीलिंग आपसे बता रही हूँ। मैंने डीएम सर को एक सिर्फ बोला कि सर अगर ऐसा मामला है तो हम एक बोल रहे हैं आपको, आप थोड़ा एक सो कॉज लेटर वंदना जी को निकाल दीजिए और उनसे सो कॉज लीजिए कि ऐसा ऐसा दिया। बस उन्होंने एकदम से बोल दिया कि आप पर्सनल हो रही हैं। अरे भाई वंदना जी से मेरी क्या पर्सनल दुश्मनी है, मेरी गोतिया देहात थोड़ी वो लगती हैं। तो फिर मैंने सॉरी सर मैं अपनी बात वापस लेती हूँ। बगल में हमारे एसएसपी साहब भी बैठे हुए थे, लेकिन
ही इज सपोर्टिंग, ऐसा नहीं है एसएसपी सर की, चूंकि डीएम जब बोल रहे हैं तो एसएसपी तो फिर बोल भी नहीं सकते। तो फिर हम लोग वहां से निकल गए, निकलने के बाद बस निकल गए तो भटक ही रहे हैं अभी तक। उसके बाद मतलब मामला 29 तारीख की यात्रा, आज 3 तारीख हो गए, लगभग 5 दिन बीत चुके हैं। 31 का महीना था ये जनवरी, अब तक कोई रास्ता, मतलब जी जहां से निकले हैं वहीं पर हैं, सिर्फ हाँ अगर वहीं पे हल्ला है। है, लेकिन इस जी बीच में हमारे पास बहुत सारी बच्चियां हिम्मत देके, चूंकि मेरा फेसबुक पेज से सारी चीजें जा रही हैं, तो बहुत सारे लोग हिम्मत करके निकल निकल के आने लगे हैं। और अब विक्टिम 1 अगर गलत है तो विक्टिम 2 भी हमारे पास आ गई, विक्टिम 3 भी हमारे पास आ गई। तो अब सीमा समृद्धि भी सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट पहुंच चुकी है पटना। तो अब जी। है कि मामला जब इस तरह से आया तो एक ने गलत बोला, दो ने गलत बोला, तो अब मामला तो संगीन हो ही गया है। इसको बहुत बड़ा मतलब मामला ये है ये, कि इसलिए इसको जब उस प्रोसिक्यूशन। लड़की ने अपनी बात रखी आप लोगों से, तो उल्टा ये कहा हाँ, जाने लगा कि लड़की गलत है, वो झूठ बोल रही है, इस तरह की बातें आई। मैंने इस बात पे बोला भी था, मैंने सर तो वहां कोई अच्छी मतलब गलत लड़कियां जो जीवन के थपेड़े जी में जाती, जिसको जीवन में कोई कष्ट ना हुआ हो। तो ये चीज मैंने नोटिस कराया था उनको कि उसको सुधारने के लिए वहां भेजा गया था, ये नहीं कि वो मतलब बहुत सारी चीजें जो हो रही है अंदर उसके लिए। अच्छा, ये बताइए कि चूंकि राज्य सरकार के अंतर्गत आपकी संस्था काम करती होगी, एक ट्रस्ट है, तो किसी तरह का दबाव भी आ रहा है आप लोगों पर? सर छोड़ दीजिए इतना। ऐसा तो। अब मैं आप समझ सकते हैं कि जी जैसी 2-3 फोन्स हमारे पास आए हैं, और बहुत दुख हुआ जब फोन आए हमारे पास, तो ज्यादा कुछ नहीं है, जबकि हमारी मेंबर्स लोग समझा ली, बहुत बड़ी संगठन है ये, और सभी मेंबर्स वेल ऑफ हैं, सब 50,000 लाख के बीच में कमाने वाली महिलाएं यहाँ पे हैं, हाउसवाइफ भी जो है वो अच्छे परिवार से हैं। तो हम लोग अगर जी हजार हजार रुपया महीना भी अगर संगठन में निकाल रहे हैं, तो 50,000 रुपया महीना में समाज सेवा बहुत बढ़िया से होता है, और इससे ज्यादा का हम शौक पालते भी नहीं है। दूसरी जी बात कि जो कॉल्स आए सीधे, तो बाद में मुझे जिन्होंने कॉल किया उन्होंने इस बात को ओपन भी किया कि मैडम क्या करें, आई एम सो सॉरी, मजबूरी थी। वहां कुछ लोग बैठे हुए थे, उन्होंने पूछने बोला तो हमने पूछ लिया। तो वो बिल्कुल महिला विकास मंच का रजिस्ट्रेशन कब हुआ है, आपकी फंडिंग कहाँ से होती है, तो ये सब अब चालू जी। हो गया। तो इसके लिए मैं प्रिपेयर्ड हूँ, और मैं बिल्कुल सही हूँ। आप देख लीजिए, आइए, जो है डिपार्टमेंट चेक मतलब कीजिए ये कहाँ है से कि अभी मिलेगा। आपके यहाँ ईडी और सीबीआई नहीं पहुंची है। खैर, एक और बात कुछ बताइए कि उस लड़की मिलेगा ही का नहीं, आएंगे तो कुछ। जी, अब एक ये बताइए कि जो लड़की पीड़िता है, उसके हाँ परिवार का क्या स्टैंड है? वो क्या परिवार जो है वो लड़की के साथ है? हाँ, परिवार लड़की के साथ नहीं है, तब पति तो छोड़ दिया, तभी तो वो बालिका गृह में थे, वहां और रक्षा माँ गृह में बाप थे। उसके? माँ नहीं, उसकी माँ जो सौतेली माँ थी, 10 साल की उम्र में, देखिए उसकी स्टोरी बहुत है। फर्स्ट हाँ रेप उसका 10 साल की उम्र में ही हुआ था, उसके बाद वो रेस्क्यू होम त्रिवेणी आश्रम में थी। बहुत दर्दनाक स्टोरी है, कल पटना की सभी बड़ी समाज सेविका बैठ के उसकी स्टोरी उन्होंने सुनी है। तो चलिए, जी भटकी हुई बच्ची थी, भटकते भटकते वो पहुंच गई पटना बालिका गृह में। तो वो लड़के, अभी तो हम इसके बाद सीधे अभी हम अब उसके जीवन में, जिस लड़के ने दिल्ली से लाके उसका जीवन बर्बाद किया बिहार में, अब तो उसको पकड़ेंगे ना। आप जी डीएम साहब हैं, आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो लड़का शादी करके ला के पटना में इस लड़की को छोड़ दिया, 3 साल का बेटा इसे छीन लिया, कानूनन तौर पे 3 साल का बच्चा है तो माँ के पास रहना है, तो आप डीएम होके उसको इस तरह से मदद नहीं किए। हाँ, आप सीधे बोल दिए फलाना एंड ढिमकाना एंड दिस एंड दैट। तो अब हम लोग ये सब प्रक्रिया से निकलते हैं, तो उस लड़की के ससुराल जाएंगे दरभंगा, और उसको घर बसाने की कोशिश करेंगे दोबारा। जी। हमारे साथ बातचीत कर रही थी वीना जी हैं, वीना मानवी हैं, ये महिला विकास मंच की संरक्षक हैं। विस्तार से बताया इस पूरे मसले पर, आप सबको जानकारी दी। आखिरी तौर पर मैम, आखिरी सवाल ये कि आपको क्या लगता है कि अब तक जो संरक्षिका है उस हॉस्टल या जो शेल्टर होम है, उस पर अब तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है, पुलिस ने एफआईआर अब तक दर्ज की नहीं है, डीएम साहब का रवैया आपने बता ही दिया, सरकार के लोगों ने जांच करके बता ही दिया कि कुछ है ही नहीं मामला, तो आखिरकार एक आसरा अदालत का है, हालांकि हाई कोर्ट का चाबुक है, संभवतः कई बार चल भी जाता है, असर भी करता है, कई बार बेअसर लगता है। इस नहीं मामले में होगी अब सर। तक के डेवलपमेंट से आपको क्या लग रहा है कि एफआईआर दर्ज हो जाएगी या नहीं हो पाएगी?
देखिए, एफआईआर दर्ज हो या ना हो, हम लोग कोर्ट की तरफ मूव कर चुके हैं और अब जस्टिस है, न्यायालय पे बहुत विश्वास है हमें। ये भारत सरकार है, हम बिहार सरकार की बात छोड़ दें, हम भारत में रहते हैं, वी आर इंडियंस, और जस्टिस तो मिलेगा, क्योंकि मामला एक लड़की का नहीं है, मामला 7 उधर और 8 ये और 2 और आ रही हैं, 7, 8, 9, 10, 12 मतलब लड़कियों उस का शेल्टर होम की कुछ और पीड़िताएं भी आप लोगों से मिली है जिन्होंने इस तरह के किस्से सुनाए? हाँ, हाँ, हाँ। तो ये सारी पीड़िताएं सीधे अगर जरूरत पड़ेगी तो गवाही के तौर पे हम कोर्ट में खड़ा करेंगे। हम किसी मीडिया में इनको नहीं लेके आ रहे हैं, क्योंकि बहुत उसमें पीड़िता जो है अपना जीवन बसा चुकी हैं, तो उनको वीडियो नंबर 2 जो है आज मीडिया में आ जाएगा, वो भी बहुत अच्छे से घर बसा लिए और बहुत प्यारा लगता है। उस लड़के की दाद देनी पड़ेगी जिसने, मतलब ऐसी परिस्थिति में 4 साल वो लड़की शेल्टर होम में रही और 4 साल उसने अपनी गर्लफ्रेंड की लाज बचाई, उसका रेप नहीं होने दिया उस शेल्टर होम में, और वो वंदना गुप्ता से फाइट किया, गाली गलौज किया और एफआईआर की धमकी दी। उसके बाद खुन्नस में वंदना गुप्ता ने उनको मुजफ्फरपुर भेज दिया जॉब के ख्याल से, वहां जॉब के ख्याल से एक एनजीओ को दे दिया, एनजीओ ने वहां से उसके साथ, वहां जितनी लड़कियां गई उसके साथ गलत हुआ, फिर वहां इसका बॉयफ्रेंड पहुंच गया बचाने के लिए, और वहां से एफआईआर वगैरह की धमकी देके उस लड़की को लेके आ गया और दोनों शादी कर लिए। उनका एक छोटा सा बच्चा भी है 1 महीने का। तो स्टोरियां अब खुलेंगी, बहुत खुलेंगी, आ रही है धीरे धीरे। तो हमारे साथ बातचीत कर रही थी थैंक वीणा मानवी। उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे पटना के गाय घाट का जो शेल्टर होम है उसमें और भी पीड़िताएं सामने आएंगी, क्रमशः आएंगी, न्याय की लड़ाई रुकेगी नहीं और आखिरी आस जो बंध रही है वो अदालत से ही बंध रही है। पर सवाल ये है कि सरकार जो वोट लेकर बनती है, जो जनता के लिए चुनी जाती है, उसका रवैया ऐसा क्यों है? एक गरीब आदमी की लड़की होगी, एक पीड़िता है जो 10 बरस से बलात्कार झेल रही है और जिंदगी के इस मुकाम पर पहुंची है कि बोलने का साहस सामने तक लेकर आ पाई है, और उस पर भी चुप कराने का यह तरीका आखिरकार क्यों? कौन खड़ा होगा न्याय के साथ, कौन चुप रहेगा? यह वक्त है जब आप न्याय के साथ खड़े होते हैं, क्योंकि उसी से ताकत बनती है, उसी से संबल बनता है और उसी से बोलने का साहस बनता है। कहा जाता है कि बगैर बोले कोई न्याय नहीं मिलता, तो कम से कम उस लड़की ने बोलने की शुरुआत की है। आप न्याय के साथ खड़े होइए, यही नया भारत बनाएगा। न गोदी मीडिया न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया न उसकी मीडिया, हम हैं जनता की मीडिया जनज्वार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।